प्रीवियस क्लास में हमने एक पैकेज क्रिएट किया था और अभी भी पैकेज की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन अब जो क्रिएट करेंगे वो बॉडी लेस पैकेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने पैकेज क्रिएट किया था, स्पेसिफिकेशन सेपरेट था, बॉडी उसकी हमने एक सेपरेट क्रिएट की। जब दोनों को क्रिएट कर लिया तो वो क्रिएट होने के बाद दोनों को उसने मर्ज कर दिया था। ये मेन कॉन्सेप्ट था पैकेज का। अब जो क्रिएट करेंगे इस पेज नंबर 22 ऑफ 22 के ऊपर, तो पहला एक ही टॉपिक है इसके अंदर, बॉडी लेस पैकेज के लिए। सही, एक ऐसा पैकेज क्रिएट करेंगे जिसकी हमें बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने कहा कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट और रिप्लेस पैकेज। फर्स्ट अंडरस्कोर पैक, ये हमारे पैकेज का नेम है। इज सबसे पहले क्या किया, हमें एक वेरिएबल चाहिए था मैक्स अंडरस्कोर आईडी। डेटा टाइप कैसी होगी इसकी, नंबर कॉलन इक्वल टू 0। इसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया माइल अंडरस्कोर टू किलो। कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी। डेटा टाइप नंबर कॉलन इक्वल टू 1.6093, ये नंबर है। देन इसके बाद किलो टू माइल, ये भी कांस्टेंट है। डेटा टाइप इसकी भी नंबर है, कॉलन इक्वल टू वैल्यू क्या होगी इसकी 0.6214। सही। इसके बाद एक हमने वेरिएबल ले लिया टेक्स्ट अंडरस्कोर रेट। डेटा टाइप इसकी भी रखी नंबर कॉलन इक्वल टू 10%, 0.10। चलिए, इसके बाद हमने क्रिएट करने शुरू किए एक्सेप्शंस। ये तो हमने कुछ ऐसे वेरिएबल्स लिए थे जो हमें पब्लिकली मल्टीपल टाइम चाहिए थे। जिसमें हमने एक मैक्स आईडी ले लिया, दो कांस्टेंट नंबर ले लिए, एक टैक्स रेट ले लिया। ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जो क्रिएट होता है उसकी टाइप पब्लिक होती है। लिहाजा ये जो हम बॉडी लेस पैकेज क्रिएट कर रहे हैं इसका स्पेसिफिकेशन ही बनाएंगे और ये पब्लिक टाइप का ही होगा। यानी इसको आप चाहें तो सिर्फ किसी भी प्रोसीजर के अंदर कहीं पर भी विदाउट बॉडी कॉल कर सकते हैं, बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पर 4 तो वेरिएबल ले लिए। इसके बाद हमें कुछ चाहिए थे एक्सेप्शंस, तो आ गए हम एक्सेप्शंस की तरफ। यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास एक एक्सेप्शन है यूके अंडरस्कोर वैल्यू। क्या है ये, हमारा एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन, प्रैग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट यूके अंडरस्कोर वैल्यू। कोड क्या है इसका, कोड इसके लिए हमारे पास है -1। हमने अपने इस एक्सेप्शन को -1 कोड के साथ एसोसिएट कर दिया। सही। अगेन लिया हमने सेकंड हमारे पास है चेक अंडरस्कोर कांस्टेंट, चेक अंडरस्कोर कांस्टेंट। ये क्या है, ये भी एक्सेप्शन है। प्रैग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट चेक अंडरस्कोर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कोड क्या होगा -2290 कांस्टेंट नंबर के लिए। ठीक है जी। अब ये है कि आपको अगर बार बार एक्सेप्शन चाहिए हो तो आप अपने हर एक पर्टिकुलर कोड के अंदर एक्सेप्शन क्रिएट करें। तो हमने क्या किया, एक बॉडी लेस पैकेज बना लिया। अब जहाँ जहाँ हम इनमें से कोई एक्सेप्शन चाहिए होगा हम इसको कॉल कर लेंगे। आपको बार बार अपने हर कोड में एक्सेप्शंस को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। पब्लिक टाइप का बना लिया, वो सबके लिए अवेलेबल है। थर्ड वन हमने लिया नेक्स्ट, कौन सा है हमारे पास, एफ के अंडरस्कोर वैल्यू। एफ के अंडरस्कोर वैल्यू बॉडी लेस, इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बस यहीं पर क्रिएट होकर ख़त्म हो जाएगा।
पहले जो हमने पैकेज क्रिएट किया था वो हम बता रहे थे प्रोसीजर ऐड अंडरस्कोर EMP, इसके ये पैरामीटर हैं, ये स्पेसिफिकेशन था। फिर उसकी कंप्लीट डेफिनेशन कहाँ थी, वो उसकी बॉडी में थी, पूरा कोड आप बॉडी में लिख रहे थे। लेकिन ये जो हमने एक्सेप्शन क्रिएट किया यहाँ से लेकर इस लाइन तक, बस ये यहाँ पर क्रिएट होकर ख़त्म हो गया। इसके लिए मज़ीद किसी और कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिहाजा इसकी बॉडी भी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, इट्स मीन ये एक बॉडी लेस पैकेज कहलाएगा। ठीक है जी। एफ के अंडरस्कोर वैल्यू, एफ के अंडरस्कोर वैल्यू का कोड क्या है हमारे पास, -2291। सही। अच्छा, ये जो है ना सिंगल लाइन जो लिखी हुई है पूरी, तो सिंगल लाइन बीच में कॉलन भी लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। हैंड आउट में इसी फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि वो तो प्रिंट आउट है, तो मैंने इसको सेपरेट करने के लिए इस फॉर्म में क्रिएट किया है। इसका मतलब अलग नहीं है, एक ही बात है। नेक्स्ट, एफ के बाद क्या है हमारे पास, CR अंडरस्कोर फाउंड, CR अंडरस्कोर फाउंड। चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। अगर आप किसी मास्टर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कब तक डिलीट नहीं होगा, जब तक उसका चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट है। ठीक है, तो चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड के लिए हमारे पास एक्सेप्शन हमने क्रिएट किया, CR अंडरस्कोर फाउंड। अपने वर्ड में अगर लिखना चाहें तो इसको आप कहते हैं डिटेल रिकॉर्ड, डिटेल अंडरस्कोर फाउंड करते हैं इसको, चाइल्ड मत लिखिए। सही। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन नेम है तो ये तो कुछ भी हो सकता है, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं। कोड क्या है इसका CR का, एफ के चेंज नहीं किया था, तो हमने कहा कि ये डिटेल अंडरस्कोर फाउंड हमारे पास है और कोड इसका है -2292। सही। इस चाइल्ड को ये आ गया हमारे पास डिटेल। ठीक है, डिटेल के बाद क्या है, चाइल्ड के बाद एक और NN नॉट नल, NN फॉर नॉट नल अंडरस्कोर फाउंड, प्रैग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिट, NN अंडरस्कोर फाउंड। कोड क्या है हमारे पास, -1400। देन एक और कोड, सेकंड कौन सा है, ND नो डेटा फाउंड, ND नो डेटा फाउंड। कोड क्या है इसका, 100। सही है। सॉरी, ND अंडरस्कोर फाउंड। क्या करना पड़ेगा, फाउंड ही लिखा हुआ है ना, सब में फाउंड ही करना है इसको, एक ही वैल्यू में आएगा, ND अंडरस्कोर फाउंड। ठीक है, नो डेटा फाउंड के लिए। इसके बाद TM अंडरस्कोर रॉस, टू मैनी रॉस के लिए TM अंडरस्कोर रॉस, TM अंडरस्कोर रॉस। ये तो हमारे पास कोई सिलेक्टेड एग्जांपल थी, ये तो आप जब सिनेरियो में इन होंगे प्रैक्टिकली तो फिर आपके सामने एरर जनरेट होंगे, फिर आप क्रिएट कर सकेंगे। अब वो सिनेरियो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उन्हीं को दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं बस। ठीक है ना। एक हमारे पास आ गया अदर अंडरस्कोर एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन, कोडलेस एक्सेप्शन भी एक क्रिएट कर लिया। ये तो लॉजिक बेस के ऊपर हम इरेज करवा देंगे जब हमें रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद हमने कहा कि एंड, यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन का एंड हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? क्लियर? ये जो कोड हैं ये तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट की सूरत में थे, लेकिन जब जब आपके पास कोड रेज होता रहेगा, एक आप लिस्ट बना लें या एक टेबल क्रिएट कर लें। जैसे कोई इंसर्ट होता है, रेज होता है, तो उसको डायरेक्टली टेबल के अंदर मूव कर दें। कोई भी एरर कोड अगर मिलता है तो वो एरर मैसेज और टेक्स्ट को दोनों को टेबल के अंदर इंसर्ट कर दें। सही? किस तरह भी देखें, मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। ये हमारे पास एक पैकेज क्रिएट हो गया, बॉडी लेस पैकेज, इसका कोई पैकेज नहीं है। सही? आ जाए कोड के ऊपर। अब इसको यूज़ कहाँ पे करें? यूज़ करने से पहले थोड़ा सा काम और कर लें। क्रिएट टेबल, एरर अंडरस्कोर इन्फो, एरर्स की इंफॉर्मेशन देगा ये। ठीक है ना? क्या होगा? एरर अंडरस्कोर टेक्स्ट वर्चर 2, लेंथ कितनी होगी इसकी? 100 ले लें, कॉमा एरर अंडरस्कोर कोड। दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, टेक्स्ट चाहिए होता है और कोड चाहिए होता है। तो एरर अंडरस्कोर कोड, और कोड भी हमने ले लिया इसका वर्चर 2। कितना हो सकता है इसका? 10 बहुत है बस। ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। जब जब कोई एरर रेज होगा ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम इस टेबल में भी बनाते रहेंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी पूरी एरर के साथ। वो जो आप कहते हैं ना ये कोड किसका है, ये कोड किसके लिए, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जब जब टेबल क्रिएट करें, एक्सेप्शन ब्लॉक में जाएं, इसके अंदर इंसर्ट करवा दें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पूरी एक लिस्ट क्रिएट होती चली जाएगी। आपको ख़ास तौर पे काम करना नहीं पड़ेगा। आ गए हम इनॉमिस ब्लॉक के अंदर। हमने कहा क्या करो, डिक्लेयर करवा। क्या चीज़? एक वेरिएबल लिया हमने v_job। डेटा टाइप कैसी होगी? वर्चर 2 20 कॉलन इक्वल टू %of_job। अच्छा जी, एक हमने ले लिया वेरिएबल इरेक, एसोसिएट कर दिया emp% टाइप के साथ। बिगिन में आ गए। बिगिन में आने के बाद हमने कहा कि सिलेक्ट करो आप स्टैटिक, किसमें लेके जाना है? इरेक के अंदर, फ्रॉम scott.emp वेयर जॉब इज इक्वल टू v_job। जो भी हमारी जॉब टाइटल के जैसा मैच करता हो उस रिकॉर्ड को मूव कर दो इरेक के अंदर। अच्छा जी, %d irec.empno शो भी करना है उसको। irec.ename, irec.job, sale.department number। ठीक है जी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए होगा? ये सिंगल रिकॉर्ड के लिए होगा। अब अगर मल्टीपल रिकॉर्ड हुए तो एक्सेप्शन रेज होगा, टू मैनी रॉस का। तो हमने कहा एक्सेप्शन व्हेन first_pack। अब वो $2_ रॉस का प्री डिफाइन नहीं कर रहे, अपना यूजर डिफाइन लेकर आएंगे। कहाँ से? फ्रॉम पैकेज। पैकेज नेम क्या था? first_pack .tm_rows। देन वो एक बार क्रिएट हो गया। अब आप उसको कहीं पर भी उन तमाम तर एरर्स को इस फॉर्म के अंदर कॉल कर सकते हैं। अब बात वही है कि जो आपके पास प्री डिफाइन है वो तो गिनती के कुछ हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाएंगे, याद भी हो गए। लेकिन अगर उनके अलावा भी कोई और एक्सेप्शन आ जाता है तो उसको क्या करें? अपने पैकेज के अंदर ऐड करते रहें। सही? और इस तरह से आप कहीं पर भी अपने कोड में उसको कॉल कर सकेंगे। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक एक्सेप्शन के अंदर एक एरर रेस करवा दें। आपने एरर रेस तो करवा दिया,
लेकिन यूज़र डिफाइन करवाया। तो यूज़र डिफाइन प्रैक्टिकली यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नज़र आती है प्री डिफाइन के। बिल्ट इन है, उसमें आपका काम क्या है? आपका काम तो कुछ नहीं, आपने कॉल किया और डायरेक्टली वर्किंग कर दी। लेकिन एक आप अपना खुद क्रिएट करके डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके बैकअप के ऊपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अब या तो मैक्स का फंक्शन आपने यूज़ कर लिया जो कि मैक्स आईडी खुद ही जनरेट करके दे रहा है, या आपने एक फंक्शन बनाया अपना, वो फंक्शन ही आपको मैक्स नंबर जनरेट करके दे रहा है। इट्स मीन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्रामिंग लॉजिक पूरी की पूरी 100% क्लियर है, तभी आपने बिल्ट इन को कॉल नहीं किया। तो वो इंटरव्यूज़ वगैरह सीट्स के ऊपर ये ज़्यादा चीज़ें वैलिड होती हैं कि आपने अपनी फंक्शनलिटी से ये परफॉर्म किया है, बिल्ट इन को यूज़ नहीं किया। और बाज़ों का तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जी बिल्ट इन यूज़ नहीं करना आपने, विज़िट नहीं चलाना आपको, मैनुअल सारा काम करना है। जी हाँ, हमने कहा अगर टू मैनी रॉज का एरर आ जाए, पहला काम तो आप ये करो, इंसर्ट इनटू एरर अंडरस्कोर इन्फो, हमारा एक टेबल है उसके अंदर इंसर्ट करो। वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी? एसक्यूएल एरर मैसेज, पहले हमारे पास मैसेज का कॉलम था, फिर कोड का था, तो मैसेज में क्या इंसर्ट करो? एसक्यूएल एरर मैसेज, और कोड के अंदर एसक्यूएल कोड। इंसर्ट करने के बाद इसको तो आप कमिट कर दो ताकि एक एरर की इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे जनरेट हो जाए। सही, ये आपको हर कोड में बस ये 2-3 लाइन लिखनी पड़ेंगी, तो आपके पास एक टेबल एरर का वहाँ जनरेट होता चला जाएगा। फिर आपको बाकायदा इसकी इंफॉर्मेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो हमने कहा कि आप ये काम करो कि डिक्लेयर साइड पर आ जाओ, और डिक्लेयर पे आने के बाद एक बना लो कर्सर, C1 select static from EMP where job is equal to v underscore job। बिगिन में आए, बिगिन में आने के बाद हमने कहा फॉर i in C1 लूप के बाद %d i डॉट EMP है नो कॉन्केट, बल्कि इसको यहाँ से उठा लेना, ये रखता हूँ। वहाँ ईरेक के रेफरेंस से कॉल कर रहे थे, यहाँ पे आई के रेफरेंस से कॉल करना पड़ेगा, तो आई चेंज कर दें इसमें। जी जी, कहाँ पे? अच्छा जी, एंड, और ये हमारे आउटर का एंड। ठीक है जी। जॉब में मैंने कहा कि आप जॉब शो कर दो प्रेसिडेंट की, तो क्या कह रहा है? एसक्यूएल एरर मैसेज कह रहा है कॉलम नॉट अलाउड हेयर, इंसर्ट मोड के लिए यूज़ नहीं करेगा। अच्छा चलिए खैर करते हैं इसको भी लेते हैं। एरर कोड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसे करेगा। प्रेसिडेंट, एक मिनट, वो एरर कुछ और कह रहा है आपसे। ठीक है जी, चलिए बाहर इसको भी और हो गया, इसको भी किसी और टेक्निक से लेके आते हैं। यहाँ एरर दे रहा है इंसर्शन के लिए, करते हैं इसको। प्रेसिडेंट कह रहा है जॉब हमारी ये है। नेक्स्ट हमने कहा कि हमें चाहिए सेल्समैन, तो सेल्समैन के लिए सेल्समैन की जॉब। सेल्समैन पहले गया तो अभी भी एक्सेप्शन पे ही है,
असल में हमारा टास्क यही तो था कि जो हमने यूज़ प्रेसिडेंट जो पहले लिखा था उसकी स्पेलिंग नहीं थी, क्योंकि वो कोड यहाँ पर अलाउ नहीं था। कह रहा है कि नॉट इंसर्ट, आप जो एसक्यूएल एरर हैं उसको इंसर्ट मोड पे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो फिर इनडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। आपको इसको अदर वेरिएबल में स्टोर करके देन फिर इसको स्टोर करेंगे, डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। यहाँ जो ये मल्टीपल रॉस आई हैं, ये मल्टी रॉस आई ही इसी लेवल से होंगी, एक्सेप्शन। टू मैनी रॉस तो बिल्टन है, वो आपके माई पैक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप टू मैनी रॉस ही यूज़ करेंगे, आपके अगर उस पैकेज में नहीं है तो उसको नॉर्मली जो बिल्टन है उसी कॉल नाम से कॉल करना पड़ेगा। ये तो पैकेज से ही कॉल होगा हमेशा, क्योंकि आपने पैकेज का रेफरेंस दे दिया इसमें। तो पैकेज में तो वही आइटम सर्च करेगा जो आपके पास एग्जिस्ट है, जो नहीं है वो कहाँ से करेगा, उसे लेकर नहीं आएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हमने कहा कि रन करो और रन करने के बाद सेल्स की जॉब लेकर आओ, तो कह रहा है नो डेटा फाउंड। ठीक है, नो डेटा फाउंड के लिए हमने कोई एक्सेप्शन बनाया था उसमें, एनडी अंडरस्कोर फाउंड के नाम से बनाया था। when first underscore pack dot nd underscore found, then ampersand of the record not found. सही। तो आपके जो पैकेजेस हैं, वो जो एरर्स हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पर कॉल हो सकते हैं। एक्सेप्शंस को आप कॉल कर सकते हैं, हर जगह बनाने की ज़रूरत नहीं, हर कोड में डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे आपका कोड बहुत रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। एक्सेप्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, कर्सर्स हैं, इन पर्पस के लिए, जिनके लिए आपको, जो आप कह सकते हैं कि सिंपल सिंगल लाइन या 1 to 2 लाइन के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। इसके लिए पूरा कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन पर्पस के लिए आप अपने पूरे प्रोसीजर के कोड को एक्सेप्शंस स्पेसिफिकेशन में राइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पूरा कोडिंग है, पूरा लॉजिक है, सबकी सब वर्किंग हो रही है, इंसर्ट वगैरह ऑल टू ऑल। लेकिन जितने भी डिक्लेरेशन ब्लॉक है ना, वो सब का सब डिक्लेरेटिव पार्ट, ये सब का सब हमारे इस बॉडीलेस एक्सेप्शन का पार्ट बन सकता है। ये सब क्या है, अगर आप एक सिंपल प्रोसीजर बना रहे होते हैं और उसमें तमाम तर एरर चाहिए थे, तो ये आपके डिक्लेरेटिव ब्लॉक में आता, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है बिगिन। तो जितना भी डिक्लेरेटिव ब्लॉक है वो तमाम का तमाम तर आप स्पेसिफिकेशन के अंदर राइट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक राइट नहीं कर सकते, बिगिन के बाद जो आप कोडिंग लिखते हैं वो नहीं कर सकते। तो डिक्लेरेटिव ब्लॉक के अंदर क्या क्या हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कर्सर्स हो सकता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, टेबल ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है ना, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। अदर स्कीमा में भी कॉल कर सकते हैं। ये तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया फर्स्ट अंडरस्कोर पैक, तो इसको आप एग्जीक्यूट करने के राइट, जैसे हमने प्रोसीजर के दिए थे, फंक्शन के देते हैं, हम अदर यूज़र को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी इसको कॉल कर सकता है। अपने स्कीमा में तो बात ही अलग है, अपना तो है ग्लोबल। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही है। तो ये हमारे पास बॉडीलेस पैकेज भी क्रिएट हो गया, और इसको कॉल करके भी देख लिया कि हम किस तरह इसको कॉल कर सकते हैं। पैकेज के अंदर पैकेज नहीं होते, पैकेज खुद प्रोसीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। पैकेज के अंदर पैकेज क्रिएट करने में फ़ायदा होगा क्या?
क्लास 6 पेज नंबर 11 ऑफ 20। मिल गया टॉपिक? ये है फंक्शन एंड प्रोसीजर्स। ओवरलोडिंग है तो वैसे ये पैकेज ही, लेकिन पैकेज का एक फ्यूचर है। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम में डिस्कस हम कर रहे थे कि अब जो आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो जस्ट फ्यूचर ही आपको मिलेंगे। हैं तो प्रोसीजर, फंक्शन, पैकेजेस, बस पैकेज पे आके बात ख़त्म हो गई। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे बस इनको लेकर हम फ्यूचर्स इनके देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऊपर आप देखें सबसे पहली लाइन पे कह रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस पैकेज ओवर पैक इज़, है तो पैकेज ही है। सिनेरियो क्या है? नॉर्मली होता ये है कि आप विंडोज़ पर मौजूद हैं, सी प्रॉम्प्ट के ऊपर आपने एक टेम्प की फ़ाइल क्रिएट कर रखी है। टेम्प का फोल्डर हमारे पास बना हुआ है, ये बना हुआ है। मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट की, वर्ड की, नाम इसका रख दिया ए। कह रहा है कैन नॉट रीनेम द न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अ फाइल विद द नेम यू स्पेसिफाइड ऑलरेडी एग्जिस्ट, स्पेसिफाई अ डिफरेंट फाइल नेम। आपने जो फाइल बनाई है वो पहले से मौजूद है, आप इसी जगह पर इस नाम की एक और फाइल नहीं बना सकते। या तो आप इसकी लोकेशन चेंज करें या फिर इसका नाम में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, ठीक। और नॉर्मली यही होता है कि आप कहीं पर भी ये सिनेरियो देख लें, यही नॉर्मली मिल रहा होता है कि आप एक लोकेशन के ऊपर एक नेम की कोई और फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, करेंगे तो वो एरर दे देगा। थोड़ा सा आपको रेयर ही डिफरेंस लाना ही पड़ता है। लेकिन ओवरलोडिंग पैकेज का फीचर है। पैकेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक प्रोसीजर फंक्शंस, और वो तमाम तर प्रोसीजर फंक्शंस मल्टीपल हैं लेकिन सेम नेम के हो सकते हैं। आप एक नाम के मल्टीपल प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं, एक नाम से मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज ओवरलोडिंग। एक ही पैकेज के अंदर, एक ही प्लेस के ऊपर। यही कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग का है, यही फीचर हमारे पास अवेलेबल है कि आप पैकेज के अंदर ये तमाम तरह स्टेप ले सकते हैं, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। ओवरपैक ये हमारे पास एक स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज ओवरपैक इज, एक हमारे पास प्रोसीजर ये है ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड, प्रोसीजर एक। सेकंड प्रोसीजर हमारे पास ये रहा ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड, और एक और प्रोसीजर ये रहा ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड। तीनों का नाम सेम है, तीनों प्रोसीजर ही हैं। प्रोसीजर। इसके बाद यहाँ आए, यहाँ आने के बाद एक हमारे पास वेरिएबल है, और वेरिएबल के बाद यहाँ पर फंक्शंस की लिस्ट मौजूद है। एज इट इज़ हमारे पास यहाँ कुछ फंक्शंस हैं। एक है फंक्शन कन्वर्ट 4, सेम नेम से फंक्शन 4, सेम नेम से फंक्शन 2 4, और इसी की डुप्लीकेट 2 4।
ऊपर 3 प्रोसीजर हैं, सेम ऑब्जेक्ट सेम नेम, हैवी प्रोसीजर, नेम भी सेम है। यहाँ 2 फंक्शन हैं एक ही नाम के, कन्वर्ट टू चार, कन्वर्ट चार। यहाँ भी 2 फंक्शन हैं टू चार और टू चार के नेम से। सेम नेम मल्टीपल ऑब्जेक्ट विथ सेम ऑब्जेक्ट टाइप, हैवी प्रोसीजर, एक ही नाम से एक ही जगह पर मौजूद, ओवरलोडिंग कहलाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड पी लोकेशन, वेरिएबल पी लोकेशन के लिए। लोकेशन से मतलब लोकेशन का कॉलम ईएमपी में है, डीपीटी में है या सेल ग्रेड में है? डीपीटी में। इसका मतलब है ये ऐड रिकॉर्ड करेगा डिपार्टमेंट के अंदर। आपने भी एक वर्ड से आइडेंटिफाई कर लिया, यही कॉन्सेप्ट इसका भी होगा कि पैरामीटर चेक करेगा कि पैरामीटर की वैल्यू कौन सी है। अब यहाँ पर पैरामीटर पी लोकेशन वर्डचार 2, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी? अगर यूजर कोई वैल्यू नहीं देता तो क्या ले लेगा ये? इस्लामाबाद ले लेगा। पी डी नेम वर्डचार डिफ़ॉल्ट फाइनेंस, अगर डिपार्टमेंट नेम यूजर कोई नहीं देता तो कौन सा ले? फाइनेंस का। और थर्ड वन इज पी डिपार्टमेंट नंबर, नंबर के अंदर वो डिपार्टमेंट नंबर आप देंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं लिया क्योंकि इंसर्ट है, प्राइमरी की लगी हुई है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। आप एक ही कीवर्ड को बार बार डिफ़ॉल्ट नहीं रख सकते। मैंने डिपार्टमेंट नंबर 10 दे दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं और आपने आईडी नहीं दी तो वो नेक्स्ट टाइम तो 10 क्रिएट नहीं करेगा, प्राइमरी की लगी हुई है। तो ज़रूरी है कि आप हर बार यूज़र से फ्रेश वैल्यू गेट करें। 3 पैरामीटर हैं इसके। ओके जी, सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहला रिक्वायरमेंट कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम नेम के हैं तो उनके नंबर ऑफ पैरामीटर में बी डिफरेंट। ठीक है ना, उनके डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 10 हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड पर आए, ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ये भी सेम है लेकिन पी अंडरस्कोर EMPNO, नंबर के लिए एक पैरामीटर, पी ई नेम वर्डचार 2 डिफ़ॉल्ट क्या होगा यूज़र। अगर आप नेम प्रोवाइड नहीं करते तो क्या करें? स्कॉट का नेम ले लें। पी जॉब वर्डचार 2 डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर, अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो कौन सा ले ले? ऑपरेटर का। पी सेल डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5000, पी डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर 10, ये डिपार्टमेंट नंबर 10 EMP में डिफ़ॉल्ट दिया है। तो EMP में मैनी रिकॉर्ड हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 के 3 रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ तो डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं, DPT में नहीं दे सकते। यहाँ EMP को डिफ़ॉल्ट असाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर EMP प्राइमरी की है। जो भी की आपके पास प्राइमरी है, किसी भी टेबल के अंदर किसी भी नेम से प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट अगर है तो उसको आप डिफ़ॉल्ट असाइन नहीं करेंगे क्योंकि डिफ़ॉल्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वैल्यू कर सकते हैं लेकिन सीक्वेंस का बिहेवियर कुछ और है। अगर आप उसको कॉल करना चाहते हैं तो वो तो फिर एक अपने पर्टिकुलर सिनेरियो में वर्किंग कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास है पी हायर डेट, डिफ़ॉल्ट डेट क्या है? ट्रंकेट ऑफ सिस डेट कॉमा मंथ। सेकंड प्रोसीजर ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड पी ग्रेड इन नंबर, पी लो सेल नंबर और पी हाई सेल नंबर। 3 पैरामीटर यहाँ पे भी। क्लियर? अच्छा जी, अब मसला ये है कि 3 पैरामीटर तो DPT में भी थे और 3 पैरामीटर आपके पास यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, पैरामीटर डिफरेंट हैं, डिफरेंट नेम के हैं, डिफरेंट सीक्वेंस के हैं। सीक्वेंस भी डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि अभी आप अगर इसी के अंदर नोट करें तो एक आपके पास पी डी नेम यहाँ पर भी है और एक पी डी नेम यहाँ पर भी है। पैरामीटर नेम सेम भी तो हो रहे हैं लेकिन सीक्वेंस आउट है, नंबर ऑफ पैरामीटर आउट है। फर्स्ट जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वहाँ पर 3 पैरामीटर हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है सेकंड, इसके अंदर अबाउट 8 फील्ड्स अवेलेबल हैं, 8 पैरामीटर्स हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट आ रहे हैं। सही बात क्लियर हो रही? डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है। वैसे यहाँ पे भी डेटा टाइप का भी कोई इशू नहीं है, डेटा टाइप भी यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है।
लेकिन आप जब खुद देखें यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं और आप जब इंसर्ट करने जाएंगे EMP-NO के अंदर, तो वो EMP के अंदर इंसर्ट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे तो 8 फील्ड्स हैं। दूसरी बात, फर्स्ट फील्ड कौन सी है यहाँ पर? P लोकेशन। तो हमारे पास वहाँ पर EMP-NO है। EMP-NO का सिनेरियो कुछ और है, यहाँ कुछ और है। ठीक है, तो ये कुछ कम्बिनेशंस हैं, डेटा टाइप्स है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट्स को यूनिक बना देते हैं। इस बेस पर इनमें यूनिकनेस क्रिएट हो जाएगी कि मैं अगर अब सेम सब कुछ है, मैं अगर टेबल रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ तो ये कौन से टेबल में लेके जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन इन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, डेटा टाइप, सीक्वेंस से होगी। सॉरी, सीक्वेंस चेंज करते हैं क्या? अब जैसे यहाँ पे भी है P लोकेशन, अब 3 पैरामीटर DPT में भी थे, 3 पैरामीटर सेल ग्रेड में भी है, सीक्वेंस चेंज कर दिए। सीक्वेंस भी इसलिए चेंज की कर दी, लेकिन ये कि अगर नहीं भी करते तो इस फिलवर्क का इफेक्ट नहीं आना था। सीक्वेंस का इफेक्ट उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब आपके पास डेटा टाइप भी सबकी सेम चल रही हो, या तो डेटा टाइप का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेल ग्रेड के अंदर 3 कॉलम है, ग्रेड, लो, हाई, और तीनों नंबर टाइप है। DPT के अंदर सिर्फ DPT-NO नंबर है, डी नेम भी वर्चार है और लोकेशन भी वर्चार है, तो यहाँ तो वो भी इशू नहीं है। फिर उस वक्त डिफरेंट करेंगे, सीक्वेंस आउट करेंगे। इसके बाद एक वेरिएबल ले लिया हमने NN, वर्चार टू 200 लेंथ का, पब्लिक टाइप का वेरिएबल है क्योंकि स्पेसिफिकेशन में, सही। और यहाँ पर हमने एक ले लिया फंक्शन convert_char, क्या करेगा? P1 एक वेरिएबल लिया, अब यहाँ गौर से देखिएगा, P1 वेरिएबल लिया, डेटा टाइप कैसी है? डेट, रिटर्न क्या करेगा? वर्चार2, पब्लिक फंक्शन है। एक और लिया convert_char, पैरामीटर इसका भी P1 था, इसका भी P1 है, लेकिन ये डेट था, ये नंबर है। अब सीक्वेंस तो नहीं चेंज कर सकते ना, सीक्वेंस तो मल्टीपल की होगी, अब है ही एक पैरामीटर, तो सीक्वेंस कहाँ से चेंज करोगे आप? अब वो ये देखेगा कि आप डेटा कौन सी डेटा टाइप दे रहे हैं, उसको डेट दे रहे हैं तो वो इसमें लेके जाएगा, और अगर आप नंबर दे रहे हैं तो वो इसमें लेके जाएगा। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा? ये भी वर्चार और ये भी वर्चार। पैरामीटर भी एक ही हो, डिपेंड करता है इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, और नॉर्मली ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है। वो तो फिर ये है कि अब मसला ये है कि मुझे इस पर भी डेट पर काम करना है और इस पर भी डेट पे काम करना है, तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग क्यों बना रहे हो? फिर आप एक ही बनाओ ना। अगर दोनों में आपने यूज़र से एक डेट ही गेट करनी है तो फिर एक ही कोड में वर्किंग करें। शायद आपको याद हो, हमने प्रोसीजर अभी फंक्शन बनाया था लास्ट टाइम get_id का, जो EMP से ID ला रहा था। फिर हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि वो आपसे फिर टेबल नेम भी पूछता था, कि बजाय इसके कि आप ID EMP की भी जनरेट करें, DPT की भी जनरेट करें, अलग अलग फंक्शन बनाएं, क्योंकि आपको जनरेट तो ID ही करनी है, तो आप यूज़र नेम गेट करके एक ही ऑब्जेक्ट से जो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बिहेव तो वैसे भी इलीगल है, इलॉजिकल कोई कॉन्सेप्ट बन जाता है कि आपको जब एक ही डेटा टाइप लेनी है तो फिर एक ही प्रोसीजर से काम करें, मल्टीपल क्यों कर रहे हैं? सही। फंक्शन हमारे पास है to_char P1, यहाँ पे भी P1 है और इसकी भी डेटा टाइप डेट ही है, फर्स्ट वाले से मैच हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो गए। उसका पैरामीटर 1 था, इसका पैरामीटर 2 हो गए, डिफरेंस आ गया। रिटर्न क्या करेगा? ये भी वर्चार to_char, इसका भी पैरामीटर P1 है, ये भी सेकंड से मैच हो रहा है नंबर, लेकिन इसके अंदर भी 2 पैरामीटर है, इसलिए ये भी डिफरेंस हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब हमारे पास 3 और +4 7 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए इसमें। ठीक है जी, काफ़ी है इतने, कम लगे तो बता दीजिएगा मुझे। ये हमारे पास एक पैकेज क्रिएट हो गया। मेरा काम मुख्तसर हो गया अब आज की क्लास से, क्योंकि अब आपकी लॉजिक्स वगैरह तो सारी ख़त्म हो चुकी।
अब फीचर्स हैं, फीचर में तो यही काम होगा। कौन सा? ये वाला। ओवरपैक की बॉडी बहुत छोटी सी इंशाल्लाह। मुख्तसर इसलिए तो इसको ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, क्योंकि इसको अगर टाइप करने बैठेंगे तो एक लॉन्ग टाइम चाहिए। और फिर दूसरी बात ये है कि वो जो टाइपिंग और क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो उस वक्त के लिए होता है जब आप लॉजिक बिल्ड कर रहे हो। तो ये मैं कई बार बात रिपीट कर चुका हूँ कि लॉजिक बिल्टअप का जो सिनेरियो था ना आपका, प्रोसीजर इनॉमिस ब्लॉक प्रोसीजर फंक्शंस तक था, कंबाइन करके आपने उसको एक फीचर लिया पैकेज। तो हमने अपने ही ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर एक पैकेज बनाया था, और अब पैकेज के बस फ्यूचर है। मुझे आपको ये नहीं बताना है कि ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड का प्रोसीजर कैसे बनेगा, या उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, उसके अंदर एक्सेप्शन कैसे रेज होंगे, हैंडल कैसे होंगे, वो सब हम कर चुके। अब आपको जस्ट उनके फ्यूचर लेने हैं। हाँ, आगे अगर कुछ ट्रिगर्स वगैरह आएंगे तो उनकी कोडिंग हम देखेंगे। डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रोसीजर फंक्शन बनाएंगे तो उनकी बॉडी भी चाहिए होगी। विदाउट अगर नेम दे के आप सिर्फ छोड़ देंगे, फ़ायदा क्या होगा? ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं ना, तो कॉल तो कर नहीं सकते आप। आपने कहा क्रिएट फंक्शन, और फंक्शन में आपने कहा गेट अंडरस्कोर आईडी देकर बात ख़त्म कर दी, रिटर्न वर्चर या रिटर्न नंबर, आगे उसका कोड ही नहीं है। तो ऐसी लाइन लिखने का फ़ायदा क्या होगा? यूज़ तो कहीं हो नहीं सकती वो, उसका रिलेटिव कोड तो कहीं है नहीं, लिहाजा एग्जीक्यूट तो होगा नहीं। इनॉमिस तो स्टोरी नहीं हो रहा, तो वो लिंक कैसे बनाएगा उसका? इनॉमिस तो बफर में स्टोरी नहीं हो रहा, वो तो बफर क्लियर करने के बाद इटसेल्फ खुद कॉल नहीं हो सकता, तो अदर कोई कॉल करेगा, वहाँ से कैसे ऑपरेट करेगा? और यहाँ भी मैंने आपको ख़ास तौर पे बताया था कि आप जब पैकेज क्रिएट कर रहे हो तो आपने जिस नेम से पैकेज क्रिएट किया स्पेसिफिकेशन, उसी नेम से बॉडी भी होनी चाहिए। ये भी याद रखिएगा, नेम चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों को मर्ज करेगा बैकअप पे जाकर, तो मर्ज करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम सेम होना चाहिए। आप जब ये बॉडी क्रिएट करके स्लैश प्रेस करेंगे तो वो जाके सर्च करेगा इसका स्पेसिफिकेशन कहाँ पर है। स्पेसिफिकेशन मिलेगा तो मर्ज करेगा, वरना एरर आपको दे देगा वो कि विदाउट स्पेसिफिकेशन आप ऐसा करने जा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात एक और बहुत एहतियातन अक्सर गड़बड़ हो जाती है कि जब आप बॉडी क्रिएट कर रहे हैं तो ये बॉडी का कीवर्ड ज़रूर लिखें। अगर आपने इसको नहीं लिखा तो क्या होगा? ये इस पूरे को स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट कर देगा, और स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन नहीं है, एरर आ जाएगा, कोड बहुत ज़्यादा इन्वर्स हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम में कंफ्यूज जाएंगे। ये तो ये कि आप जब अच्छी प्रैक्टिस करें तब ऐसा कीजिएगा, वरना नहीं, कुछ नहीं होगा, करें नहीं। नीचे असल में कंस्ट्रक्शन हो रही हो, ऊपर हो रही है, ग्राउंड पे हो रही है मेरे ख्याल से। अच्छा, चलें बाहर। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया मैक्स अंडरस्कोर आईडी, डेटा टाइप कैसा होगा? नंबर, और ये कैसा है? प्राइवेट। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट का वर्ड जो यहाँ पर स्पेशली यूज़ किया है ना, वो इसलिए किया है कि अभी हमने एक स्पेसिफिकेशन देखा था, ये रहा, और यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया था nn, और यहाँ पे वर्डिंग क्या है? पब्लिक। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो भी डेफिनेशन अगर स्पेसिफिकेशन में है तो आप उसको अदर ऑब्जेक्ट्स में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक टाइप की है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल आपने सिर्फ अपनी बॉडी में जनरेट कर रखा है, इसको आप किसी अदर ऑब्जेक्ट में कॉल नहीं कर सकते, ये सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है, प्राइवेटली वर्किंग करेगा। ये पूरी इस बॉडी में, ये जो पूरा आपका कोड है ना, ये इस पूरे कोड में तो कहीं भी कॉल कर लें आप,
लेकिन इससे बाहर कॉल नहीं कर सकते इसको। क्यों? क्योंकि ये क्रिएट कहाँ पे हुआ है? बॉडी में, लिहाजा ये प्राइवेट है। अभी याद है हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सब प्रोग्रामिंग की थी। ये गेट अंडरस्कोर आईडी जो आप बाहर से कॉल कर रहे हैं, बजाय बाहर से कॉल करने के अपने ही कोड में क्रिएट कर लें, तो वो प्राइवेट बन गया था। लिहाजा जो भी क्रिएशन, जो भी वेरिएबल आप अपने इस कोड में लेके आएंगे बॉडी के अंदर, तो ये सिर्फ बॉडी में ही कॉल हो सकेगा, इसके अलावा नहीं कॉल कर सकते आप इसको। इसी सेंस के अंदर इसके लिए वर्ड प्राइवेट का है। अच्छा, अभी तो ये पूरी बॉडी में कॉल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये आपने कहा क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी ओवर पैक, और इसके बाद वेरिएबल क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंज क्या कर दूं, इसको यहाँ से उठाया और उठाने के बाद इस प्रोसीजर के बाद वाली लाइन में, अब ये पूरी बॉडी में भी कॉल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पहला ऑब्जेक्ट है वो प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोसीजर यहाँ पे ख़त्म। तो ये सिर्फ इस हाईलाइटेड ब्लॉक के अंदर कॉल हो सकेगा। अब ये प्राइवेट के अंदर भी मजीद सब प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया। नेस्टेड ब्लॉकिंग हमने की थी। तो जो इनर ब्लॉक के अंदर वेरिएबल है वो इनर के अंदर ही कॉल होता है, आउटर में नहीं जाता। तो ये हमारा इनर ही तो है, एक तरह का नेस्टेड प्रोसीजर ही तो बन गया। ये एक प्रोसीजर ये है, इसके बाद सेकंड प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट हो गया। हमारे पास ये कोड रखा हो, तो ये तो आपके लेवल्स हैं। आप इस वेरिएबल को हर प्रोसीजर में अपनी बॉडी में कॉल करना चाहते हैं, तो इसको आप बॉडी लेवल पर यूज़ करें। यहाँ पे ले आया हम, ताकि हमारी पूरी बॉडी में यूज़ हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे सेशन में कहीं भी कॉल कर लूँ, तो फिर इसको यहाँ से उठा कर लेके जाइए अपने स्पेसिफिकेशन में, ताकि वो पब्लिक ब्लॉक में आके पब्लिकली क्रिएट हो जाए, पब्लिकली एक्सेस हो जाए। ठीक, बात क्लियर हो रही कि हम किस लेवल पर कहाँ से किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तीनों स्टेज हैं। स्पेसिफिकेशन में गया तो पब्लिक बन गया, बॉडी में आया तो पूरी बॉडी के लिए कॉल हो सकता है। लेकिन अगर बॉडी से भी किसी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फंक्शन में आ गया तो जस्ट फॉर करंट प्रोसीजर के लिए होगा वो, इसके अलावा नहीं होगा, कहीं और आप इसको कॉल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर? टॉपिक क्लियर है? सब कुछ क्लियर? एक हमने प्रोसीजर बनाया प्राइवेट प्रोसीजर। ये हमारे पास जो प्रोसीजर है रिटर्न अंडरस्कोर मैसेज, क्या ये प्रोसीजर हमने अपने स्पेसिफिकेशन में बनाया था? इसका मतलब है ये भी प्राइवेट है, ये भी आपके अपने करंट ब्लॉक में यूज़ होगा, इससे बाहर यूज़ नहीं होगा। रिटर्न अंडरस्कोर मैसेज, ये मैसेज रिटर्न करेगा। क्या करेगा? हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड। आप जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू ईएमपी, इंसर्ट इनटू डीपीटी, इंसर्ट इनटू सेल ग्रेड करेंगे, तो करने के बाद आपको कमिट करना पड़ेगा और आप मैसेज देंगे रिकॉर्ड क्रिएटेड। तो वो तीन ब्लॉक में मल्टीपल टाइम बार बार राइट करने से बेहतर ये है कि हमने उसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर बना लिया, यहाँ तक का बस। क्या कहा? प्रोसीजर है ये। किस नाम से? रिटर्न अंडरस्कोर मैसेज के नाम से। कोई पैरामीटर वगैरह कुछ भी नहीं। इज क्या करेगा? बिगिन में कमिट करेगा और मैसेज दे देगा रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आके एंड। बस जब भी आप कॉल करेंगे कमिट करेगा, मैसेज सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज देके बात खत्म। अब आपको बार बार ये दो स्टेप्स लिखने नहीं पड़ेंगे, आप एक ही को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी इस बॉडी के अंदर, इससे बाहर नहीं कर सकेंगे ऐसा। अगर इसके बाहर भी यूज़ करना है तो फिर आप इसको लेके जाएंगे स्पेसिफिकेशन में, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? आप जब बिल्डिंग में इन हुए तो बिल्डिंग में इन होते ही वहाँ पर गेट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इन्फॉर्मेशन किन चीज़ की? कि हमारे इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से ऑफिसेस किस किस फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, एटलीस्ट बोर्ड तो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कि वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन ओवरऑल पब्लिक के लिए है। लिहाजा जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए आप देना चाहते हैं, आप उसको अपने हेडर पे डिफाइन करते हैं, जहाँ से डेटा इन हो रहा होता है, जहाँ से लोग इन हो रहे हैं, एंट्री गेट जो है। इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट आपको पब्लिक टाइप का बनाना है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ देंगे? स्पेसिफिकेशन में देंगे। सही?
लेकिन अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी जो हमें पब्लिकली क्रिएट नहीं करना, अब ऊपर मस्जिद बनी हुई है, नमाज़ पढ़ने की जगह बनी हुई है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर तो नहीं लिखी हुई, क्योंकि वो पब्लिक के लिए तो नहीं है, वो तो हमारे पूरी बिल्डिंग के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो लिहाजा वो जगह बराए मस्जिद का जो ऊपर टैग लगा हुआ है वो बाहर नहीं लगा सकते गेट पर, क्योंकि वो पब्लिक के लिए नहीं है। वो बात समझे आप? लिहाजा जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन हेडर पे भी नहीं जाएगी, इनर ब्लॉक में ही रहेगी, अंदर ही रहेगी। इसलिए हमने इसको अपने पर्टिकुलर ब्लॉक में रखा है, हेडर में लेके नहीं गए। हम नहीं चाहते कि इस छोटे से कोड को, 2 लाइन के कोड को कोई पब्लिकली कॉल करे। बात क्लियर हो रही? इसके बाद गेट अंडरस्कोर यूके अंडरस्कोर आईडी फंक्शन एक और हमने क्रिएट किया। क्या करेगा? टेबल नेम आपसे लेगा इन 4 के अंदर और रिटर्न क्या करेगा? नंबर। ये भी प्राइवेट है। प्राइवेट इसलिए है कि गेट अंडरस्कोर यूके अंडरस्कोर आईडी, इसकी डेफिनेशन भी आपके ऊपर प्रोसीजर में नहीं थी, स्पेसिफिकेशन में नहीं थी। वहाँ तो सिर्फ कितने ऑब्जेक्ट थे? 3 प्रोसीजर थे ऐड रिकॉर्ड के नाम से, 2 फंक्शन थे कन्वर्ट अंडरस्कोर 4 के नाम से, 2 फंक्शंस थे टू अंडरस्कोर 4 के नाम से। ये गेट अंडरस्कोर यूके अंडरस्कोर आईडी था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर अब आप इंसर्ट करेंगे ईएमपी में, डीपीटी में, सेल ग्रेड में, और तीनों के लिए आपको आईडी चाहिए होगी। आईडी ये प्रोवाइड करेगा, लेकिन लोकल बेस के ऊपर, सिर्फ करंट ब्लॉक के लिए, अदर के लिए नहीं करेगा। एक वेरिएबल लिया हमने काउंटर। काउंटर के बाद हमने कहा इफ डी, अगर यूजर डी इंटर करता है तो क्या करो आप? डिपार्टमेंट की आईडी जनरेट कर दो। अगर ई करता है तो ई के लिए एम्प्लॉय की आईडी जनरेट कर दो, और अगर यूजर एस पास करता है तो सेल ग्रेड की आईडी जनरेट कर दो, और जो भी आईडी जनरेट होगी वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी काउंटर के थ्रू। ये ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं विद ईएमपी एंड डीपीटी टेबल के साथ। सही? पेस्ट करने की वजह ये थी क्योंकि ये कोड आपके लिए कोई नया नहीं है। हमसे फ्यूचर देख रहे हैं कि किसी बॉडी के अंदर प्राइवेट ब्लॉक कैसे बनाएंगे। कोड हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है ना? कुछ ना कुछ तो कर चुके हैं एटलीस्ट, सारी ना सही, कुछ ना कुछ तो हो गई है। टॉपिक कंप्लीट कर लें, वरना इतनी जो मेहनत से मैं चिल्ला रहा हूँ सब बेकार हो जाएगा। क्या बात है। तो एड्रेस दे दो अपना, रिकॉर्डिंग करके पेज मैं मेल कर दूंगा ना उसको, घर पे सुन लेना। तो क्या फायदा यहाँ पे आने। ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड लोकेशन में इंसर्ट करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू वही पैरामीटर जो हमने स्पेसिफिकेशन में दिए थे, डी नेम, डिफॉल्ट वैल्यू, डिपार्टमेंट नंबर, इन नंबर। इफ डिपार्टमेंट नंबर इज नल तो क्या करे? गेट अंडरस्कोर यूके अंडरस्कोर आईडी कॉल करे विद डिपार्टमेंट नंबर के साथ। क्या कर रहे हैं? कॉलिंग प्राइवेट फंक्शन। ये प्राइवेट फंक्शन कौन सा है? जो अभी हमने ऊपर प्रीवियस लाइन पे क्रिएट किया, ये वाला गेट अंडरस्कोर यूके अंडरस्कोर आईडी। टेबल नेम देंगे तो टेबल हम यहीं पर कॉल करेंगे डी के साथ, और हमने कहा था कि अगर डी हो तो फिर डिपार्टमेंट से आईडी जनरेट कर दे। आईडी जनरेट करेगा, आईडी जनरेट करके रिटर्न किसको कर देगा? मैक्स आईडी को, और मैक्स आईडी के साथ हमने कहा इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। वैल्यूज क्या हैं? ये तमाम तर वैल्यूज मौजूद हैं। रिटर्न अंडरस्कोर मैसेज कॉल करे, कॉलिंग प्राइवेट प्रोसीजर। ये रहा प्राइवेट प्रोसीजर जो क्या करेगा? कमिट करेगा और रिटर्न मैसेज दे देगा आपको, रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। सही? जहाँ प्रॉब्लम बता दीजिएगा भाई। आप खामोश बैठे हैं तो मैं इसलिए करवाता जा रहा हूँ। एक्सेप्शंस में अब मसला ये है कि हमारे पास ऐड अंडरस्कोर ईएमपी, डुप्लीकेट को तो हमने यहाँ पर नल को तो हैंडल कर लिया, लेकिन डुप्लीकेट को हैंडल नहीं किया। तो डुप्लीकेट की फॉर्म हो या किसी और टाइप का और भी कोई अदर रेफरेंस हो तो उसको यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ से कॉल कर लें। क्योंकि अगला हमने दिया नहीं ना,
एक ही बड़ा दे दिया तो सारा काम करेगा वो। आप अगर इसमें मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं ना, अगर आप डुप्लीकेट का लगा दें तो फिर इसको हम सेकंड सीक्वेंस पे रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई है ही नहीं, हम सब सिनेरियो को एक ही में कवर अप करना चाहते हैं, तो फिर अदर बड़ा सा बना दिया। वो एरर भी उस वक्त आपने शायद देखा होगा कि आप अगर क्रिएट गलत भी कर देना, आपने अगर डुप्लीकेट ऑन इंडेक्स भी लगा दिया, लेकिन डुप्लीकेट ऑन इंडेक्स इसके बाद यहाँ पे लगाया, तो वो आपसे खुद कह देगा कि अदर्स हमेशा सीक्वेंस में एंड में होना चाहिए। आप कहते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन 10 तो ये हो, ग्रेटर देन 20 तो ये हो, ग्रेटर देन 30 तो ये हो। जब सारे चेक कर लिए तो एल्स क्या हो? तो एल्स तो सबसे एंड में लगता है ना, सबसे पहले तो एल्स नहीं ला सकते आप। सेम बिहेवियर कि अदर्स को सबसे एंड में लाएंगे। कब लाएंगे? जब मल्टीपल सिनेरियो होंगे, वरना एल्स को आप पहले नहीं ला सकते। लेकिन अगर आपने कोई और ऑप्शन लगाया ही नहीं तो फिर आप अदर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लाइन यहाँ पे रेफरेंसिंग पैकेज की दी हुई है, लेकिन डायरेक्ट कॉल अदर से हुआ हुआ है। ये इसलिए ऐसा किया हुआ है क्योंकि ये मेरे पास स्टोर ऑलरेडी टाइप था। अब हर बार हम नया पैकेज बना रहे हैं तो नए पैकेज का नेम भी चेंज आ रहा है, तो ये इसलिए प्रॉब्लम करता है। अभी हमारे पास कौन सा था? फर्स्ट अंडरस्कोर पैक डॉट अदर अंडरस्कोर एक्सेप्शन, एक्सेप्ट था गालिबा, इस तरह से था, यही था ना? चले नहीं होगा तो एरर दे देगा आपको खुद ही। तो ये लिखने का मतलब ये था कि हर बार क्लास में जो है ना, एक नया पैकेज हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट नेम हर बार डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो एक बात ये भी याद रखिएगा कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके करेंगे क्लास अपने घर पर या लैब में, तो आपको पहले वो अदर ही बनाना पड़ेगा। पहले आपको ये फर्स्ट पैक बनाना पड़ेगा। अगर आपने पहले ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो ये एरर दे देगा आपको, क्योंकि ये जाके कॉल कर रहा है फर्स्ट अंडरस्कोर पैक को और ये आपके पास मौजूद नहीं है। मेरे पास तो इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट अंडरस्कोर पैक अंडरस्कोर अदर एक्सेप्शन अवेलेबल हैं, ये इसलिए। तो मैं तो लिख सकता हूँ, आप अगर लिखेंगे तो आपको पहले बॉडीलेस पैकेज बनाना पड़ेगा। सीक्वेंस फिर आप इसी को फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया। सेकंड प्रोसीजर आ गया। सेकंड प्रोसीजर में क्या करूँ? ऐड अंडरस्कोर ईएमपी प्रोसीजर का ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह ब्रेक भी हो जाएगा। वैसे ब्रेक हुआ हुआ है, क्लास में ब्रेक चल रहा है, नज़र आ रहा है। स्टूडेंट का बिहेव शुरू से ही होता है, वो समझते हैं मैं शायद ऐसा कर रहा हूँ कि किसी को पता नहीं चल रहा। किसी को पता ना चले लेकिन टीचर को पता चल जाता है, किसके हाथ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कौन कहाँ इशारे कर रहा है, सब पता चल जाता है। PEMP एनम्बो हमने यहाँ पर ऐड अंडरस्कोर EMP के अंदर इंसर्ट किया। EMP में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी आईडी पहले ही PEMP एनो मौजूद है। तमाम तरह पैरामीटर जो आपने हेडर में डिफाइन किए, एक वेरिएबल ले लिया हमने ई कमीशन, एक वेरिएबल ले लिया हमने डिपार्टमेंट नंबर, बल्कि डिपार्टमेंट नंबर चले हमारा लॉजिक देखते हैं क्या दी है। इफ पी जॉब, अगर यूजर जॉब देता है सेल्समैन, तो क्या करो आप? उसकी करंट सैलरी का 30% कैलकुलेट कर लो कितना है और स्टोर किस में कर दो? ब्रेक की दुआएं लग रहा है दिल से मांग रहे हो आप। ब्रेक ले लें, फिर एटेंडेंस को EMP से स्टार्ट करते हैं। अभी स्क्रीन तो आ जाए, पॉज कैसे करूँगा? वीडियो चली जाएगी आपकी। चले आए ब्रेक में, मिल जाएगा। आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। 10 मिनट का ब्रेक ले लें। आफ्टर ब्रेक फिर एटेंडेंस को EMP से स्टार्ट करेंगे।